हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और निरंतर पढ़ रहे होंगे। साथियों, आज हम पुनः एक बार एसएससी एमटीएस 2024 के लिए जीके जीएस की बहुत ही शानदार रामबाण क्लास लेकर आ चुके हैं। तो सभी के सभी विद्यार्थी एक बार ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, क्लास का शुभारंभ करते हैं पहले प्रश्न के साथ, जो कि आपकी मोबाइल स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है कि असहयोग आंदोलन के प्रारंभ के समय वायसराय कौन थे। असहयोग आंदोलन के प्रारंभ के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। अरे नहीं सर जी, लॉर्ड डलहौजी तो 1848 से लेकर 1856 तक थे। तो ये कैसे हो सकते हैं, क्योंकि असहयोग आंदोलन तो 1920 में था। तो नहीं, ये तो नहीं हो सकते। लॉर्ड डलहौजी कौन थे? भारत में रेलवे की शुरुआत की, रेलवे की शुरुआत की सर जी इन्होंने। रेलवे की शुरुआत की थी किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। और क्या भाई? और ब्रिटिश गवर्नर जनरल, जिसे आधुनिक भारत का निर्माता कहते हैं। आधुनिक भारत का निर्माता, आधुनिक भारत का निर्माता, आधुनिक भारत का निर्माता किसको कहते हैं? लॉर्ड डलहौजी को कहते हैं। भारत में लोक निर्माण विभाग के संस्थापक किसके? लोक निर्माण विभाग के संस्थापक, लोक निर्माण विभाग के संस्थापक कौन? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, याद रखेंगे इतना कि बिल्कुल सर। चलिए अगला है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन 1917 से लेकर 1948 तक वायसराय थे। ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय, ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय, ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय। और इन्हीं के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तैयार किया गया था। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना द्वारा तय किया गया था। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 इनके शासनकाल के दौरान पारित हुआ। 1899 से लेकर 1905 तक शासनकाल वायसराय। 1905 में बंगाल का विभाजन किया इन्होंने। 1905 में बंगाल का विभाजन करने वाले वायसराय। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 इन्हीं के काल में पारित किया गया। फिर नाम आता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड का। इनका शासनकाल था कब से कब तक? 1916 से लेकर 1921 तक इनका शासनकाल था। और तीसरे आंग्ल अफगान युद्ध के दौरान ये वायसराय थे। और इन्हीं के कार्यकाल में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी इन्हीं के कार्यकाल में हुई। और असहयोग आंदोलन के प्रारंभ के समय वायसराय भी यही थे। चलिए अपना आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन वाडेयार राजवंश के 24वें शासक के लिए वर्ष 1912 में निर्मित वास्तुकला की इंडो सारासनिक शैली का एक उदाहरण नहीं है? इंडो सारासनिक शैली का एक उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है भाई? उज्जैनता महल, चौमहल्ला महल, मैसूर महल, लालगढ़ महल। अगर बात करें उज्जैनता महल की, उज्जैनता महल ये 1901 में महाराजा राधा किशोर माणिक्य के द्वारा त्रिपुरा साम्राज्य का पूर्व महल, कहाँ पर है? त्रिपुरा में है। और ये त्रिपुरा साम्राज्य का पूर्व महल है। अन्य नाम है नुयुंगमा महल। क्या कह सकते हैं इसको? नुयुंगमा महल कह सकते हैं। नुयुंगमा महल भी इसको कह सकते हैं आप। और बताओ सर जी इसके बारे में। उज्जैनता नाम इसको दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। उज्जैनता महल को उज्जैनता नाम दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। और 2011 तक त्रिपुरा राज्य की विधानसभा इसमें थी। फिर वर्तमान में त्रिपुरा का राज्य संग्रहालय है, जो कहाँ पर है? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में है। ठीक है, चलिए ये तो नहीं होगा। दूसरा है चौमहल्ला महल। चौमहल्ला महल ये है हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद तेलंगाना में है चौमहल्ला महल। हैदराबाद तेलंगाना में आसफ जाही राजवंश की सत्ता का केंद्र था। आसफ जाही राजवंश की सत्ता का केंद्र था। और उन्हीं के शासनकाल में हैदराबाद के जो निज़ाम थे उनका आधिकारिक निवास था। तो ये भी नहीं होंगे। फिर मैसूर महल, मैसूर महल भाई, मैसूर महल, मैसूर महल कहाँ पर है? मैसूर महल सर जी, मैसूर महल कर्नाटक में है। कर्नाटक में है, जिसका निर्माण हुआ था 1897 में।
और जिसकी स्थापना हुई थी 1912 में। निर्माण 1897 में, स्थापना 1912 में। सर ये इसमें लालगढ़ महल भी दिया गया। अरे लालगढ़ महल 1902 से लेकर 1926 के बीच, 1902 से लेकर 1926 के बीच। और इसका जो निर्माण था ब्रिटिश नियंत्रण रीजेंसी द्वारा महाराजा गंगा सिंह के लिए करवाया गया था, लेकिन गंगा सिंह ने कहा कि ये महल मैं अपने पिता के नाम पर रखूँगा, तो इसलिए इसका नाम लालगढ़ महल पड़ा। चलिए अगला प्रश्न, शिक्षा नीति के त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किसके द्वारा की गई? शिक्षा नीति के त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किसके द्वारा की गई? कोठारी आयोग, राधाकृष्णन आयोग, नेहरू आयोग या सरकारी आयोग? कोठारी आयोग, जिसकी स्थापना हुई थी 14 जुलाई 1964 में। किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा। दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दौलत सिंह कोठारी। और इसे 29 जून 1966 को भंग कर दिया गया। 14 जुलाई 1964 को इसकी स्थापना, 29 जून 1966 को भंग कर दिया गया। फिर राधाकृष्णन आयोग 1948 से लेकर 1948 से 1949 इसकी स्थापना। स्वतंत्रता के बाद पहला आयोग जिसे 1948 में गठित किया गया। स्थापना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नेतृत्व में। अन्य नाम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कह सकते हैं। इसने यूजीसी की स्थापना करके माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा के एकीकरण का सुझाव दिया। और इस आयोग का गठन मुख्य रूप से कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के जो सामने जो आने वाले मुद्दे हैं उनका समाधान करना है। तो ठीक है, नेहरू आयोग ये भी नहीं है और सरकारी आयोग ये भी नहीं। अपना आंसर क्या होगा? कोठारी आयोग। शिक्षा की त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किसने की थी? कोठारी आयोग ने की थी। ठीक है, कोठारी आयोग ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 44। अगला प्रश्न, संवैनी पादप जिनमें फल और फूल जैसे विशेष गुण होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है सर जी ऑप्शन नंबर बी, आवर्तबीजी। आवर्तबीजी संवहनी पौधे होते हैं जिनमें तड़े, जड़ और पत्तियां होती है। आवर्तबीजी के जो बीज है वो फूल में पाए जाते हैं। आवर्तबीजी पौधों के बीज फूल में पाए जाते हैं। और आवर्तबीजी पौधों का सबसे उन्नत और लाभकारी समूह है। सबसे उन्नत और लाभकारी समूह पूछे पौधों का तो वो भी आवर्तबीजी है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। कृष्णा नदी जो कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र से कृष्णा नदी निकलती है और महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती है। लंबाई की बात करें 1401 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और यह गंगा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र के बाद चौथी सबसे बड़ी नदी, भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा की बाएं किनारे की सहायक नदियां हैं। बाएं किनारे की अगर हम सहायक नदियों की बात करें कि बाएं किनारे की सहायक नदियां वो कौन कौन सी है? वो है भीमा, डिंडी, पलेरू और मूसी। ये तो हो गई बाएं किनारे की। अगर हम बात करें कि दाएं किनारे की सहायक नदियां, दाएं किनारे में कोयना, पंचगंगा, ईदगंगा, वेन्ना, मालप्रभा, घाटप्रभा और तुंगभद्रा। ठीक है, तो सहायक नदी कौन सी नहीं है? मूसी है, भीमा भी है, कोयना भी है, लेकिन पूर्णा ये इसकी सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, इसको लॉक कर दिया जाए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में पहली बार संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत दिया था? संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत
दिया था पहली बार? किस संविधान, बताओ भाई किस मामले में दिया था? गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य। इसमें भाई देखो, गोकलनाथ में तो ये सुनाया गया था कि संसद ऐसे किसी भी संशोधन को पारित नहीं कर सकती जो संविधान में मौलिक अधिकार छीनता हो, और ये मामला चला था 1967 में, तो ये तो अपना नहीं है। फिर आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। 1973 में चला था केशवानंद भारती का मामला, जिसमें जिसको हम कह सकते हैं मौलिक अधिकार मामला भी केशवानंद भारती मामले को कह सकते हैं। और केशवानंद भारती ने बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के धार्मिक स्वामित्व वाली संपत्ति के प्रबंधन के अधिकार के लिए केरल राज्य को चुनौती दे डाली। बाद में एक न्यायाधीश थे हंसराज खन्ना, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि संसद को संविधान के किसी भी खंड में संशोधन करने का अधिकार है जब तक कि यह संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन नहीं करता। यानी संसद संविधान के किसी भी खंड में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा आंसर? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। फिर एक मामला आया था मिनर्वा मिल्स और अन्य बनाम भारत संघ। मिनर्वा मिल्स ये मामला था कि जिसने भारत के संविधान की मूल संरचना सिद्धांत को विकसित किया। भारत के संविधान की मूल संरचना सिद्धांत को विकसित किसने किया? मिनर्वा मिल्स लिमिटेड ने। अदालत ने फैसला सुनाया कि न्यायिक समीक्षा संविधान का मूल ढांचा है, इसे संविधान में संशोधन करके संसद द्वारा छीना नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये हो गया। फिर एक के गोपालन बनाम मद्रास राज्य। इसका भी एक मामला आया था कि निवारक हिरासत पर ऐतिहासिक मामले और पहला प्रमुख अनुच्छेद 21 मामला माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अगला प्रश्न। वर्ष 2011 की जनगणना से प्राप्त अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? भारत की अगर साक्षरता दर की बात करें तो वो है, पुरुषों की अगर बात करें हम, पुरुषों की बात करें तो पुरुष की है 82.14%, और वहीं अगर महिलाओं की बात करें हम तो महिलाओं की 65.46%, 65.46%। अगर हम टोटल ऑल ओवर बात करें तो वो कितनी है? 74.04%, 74.04%। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने किन पर अपनी विजय की स्मृति में 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत शुरू किया था? विक्रम संवत जो एक हिंदू कैलेंडर युग है, ठीक है भाई, जिसका उपयोग भारत और नेपाल में किया जाता है। ज़्यादातर उपयोग भारत और नेपाल में किया जाता है। कब, किस पर विजय के दौरान शुरू किया गया था? तो शक पर विजय के दौरान शुरू किया गया था। किसे नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? नौसेना प्रमुख के रूप में दिनेश कुमार त्रिपाठी को। किसको? दिनेश कुमार त्रिपाठी को 30 अप्रैल 2024 को नियुक्त किया गया। किसके पद पर? नौसेना प्रमुख। पहले ये पद था एडमिरल आर हरि कुमार के, उनके स्थान पर इनको नियुक्त किया गया है। निम्न में से कौन सा अनुक्रम विजयनगर साम्राज्य के राजवंशों के शासन के सही क्रम को दर्शाता है? अगर बात करें विजयनगर साम्राज्य की, जिसकी स्थापना की थी किसने? 1336 में हरिहर और बुक्का द्वारा। अंतिम शासक था श्रीरंगा तृतीय। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? श्रीरंगा तृतीय, ये अंतिम शासक था। सबसे पहले वंश आया संगम वंश। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश था। संस्थापक था हरिहर प्रथम और बुक्का, 1336 से लेकर 1485 तक। ठीक है, फिर बाद में वंश आया सुलूव वंश। संगम वंश हो गया, ये संगम वंश। बाद में आया सुलूव वंश। सुलूव वंश जिसकी स्थापना की थी सुलुवा नरसिम्हा ने, और इसकी एक संक्षिप्त अवधि है 1486 से लेकर 1505 तक। फिर आया तुलुव वंश। तुलुव वंश वीर नरसिम्हा ने की थी। विजयनगर शासकों में सबसे महान शासक था विजयनगर साम्राज्य में सबसे जो महान शासक था कृष्णदेव राय। वो भी किस संप्रदाय से आता है, किस वंश से आता है? तुलुव वंश से आता है। इसने
1505 से लेकर 1570 तक शासन किया। फिर आता है अराविदु वंश, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश, लगभग 1 शताब्दी तक इसका शासन चला था। अगला प्रश्न, पश्तो भारत के निम्न में से किस पड़ोसी देश में बोली जाती है पश्तो भाषा? श्रीलंका और मालदीव। अगर बात करें श्रीलंका, जिसकी आधिकारिक भाषा है सिंहली, श्रीलंका की है कौन सी? सिंहली या तमिल, सिंहली और तमिल है श्रीलंका की। और मालदीव की कौन सी भाषा है? मालदीव की है दिवेही। कौन सी? दिवेही। मालदीव की है दिवेही, मालदीव की है दिवेही भाषा। चलिए, मालदीव की हो गई। फिर बात करें हम नेपाल और भूटान की। नेपाल और भूटान, नेपाल की है नेपाली और भूटान की है जोंगखा। भूटान की भाषा है जोंगखा। कौन सी? जोंगखा। चीन, चीन की भाषा है कौन सी? मंदारिन चीनी। चीन की भाषा है मंदारिन चीनी। और म्यांमार की आधिकारिक भाषा है बर्मी। म्यांमार की भाषा कौन सी है? बर्मी। तो अपना ऑप्शन बचा कौन सा? कि सर जी ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जिनकी आधिकारिक 2 भाषाएं हैं। अफगानिस्तान की आधिकारिक 2 भाषाएं कौन कौन सी? दारी, पहली है दारी, दूसरी है पश्तो। दारी और पश्तो किसकी? अफगानिस्तान की। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस भारतीय शास्त्रीय भरतनाट्यम नृत्यांगना को 1981 में पद्मश्री और 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? पद्मश्री, पद्म भूषण, 1981 में पद्मश्री, 2003 में पद्म भूषण। पद्मा सुब्रमण्यम। और कहाँ पर है पद्मा सुब्रमण्यम? ये रहा ऑप्शन नंबर बी में। भरतनाट्यम के विकासकर्ता और संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध। भरतनाट्यम के संस्थापक का भी पूछ ले तो पद्मा सुब्रमण्यम, और विकासकर्ता का भी पूछ ले तो भी पद्मा सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है? लिंगानुपात सबसे कम है कहाँ पर बताओ? दादर नगर हवेली, दमन दीव, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। ये हो गया सर आपके दमन और दीव में। दमन और दीव, जिसे 1961 में भारत का अभिन्न अंग बनाया गया था। 1961 में ये पूर्व में गुजरात से और पश्चिम में अरब सागर से घिरा है। 2011 की जनगणना के अनुसार इस क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व 2191 है। ठीक है। साक्षरता दर की अगर बात करें तो दमन और दीव की 87.10% और लिंगानुपात है 618 लिंगानुपात है। अगला प्रश्न, धातुओं को पीटकर पतली धातु बनाने की क्षमता क्या कहलाती है? यह कहलाती है आघात वर्धयता। आघात वर्धयता। अल नीनो धारा कहाँ बहती है? अल नीनो धारा बहती है प्रशांत महासागर में। कहाँ पर? प्रशांत महासागर में। वह सुरक्षित क्षेत्र जहाँ जानवर बिना किसी बाधा के अपने प्राकृतिक स्थान में रहते हैं। चिड़ियाघर नहीं, चिड़ियाघर तो नहीं होगा। अभ्यारण्य, हाँ ये है अभ्यारण्य। राष्ट्रीय उद्यान ये भी नहीं, और जीव मंडल रिजर्व ये भी नहीं। कौन सा हो जाएगा? अभ्यारण्य। अगला प्रश्न, तबला उस्ताद अल्लाह रखा किस घराने के मियाँ कादर बख्श द्वारा प्रशिक्षित संगीतकार थे? कादर बख्श किस घराने के थे भाई? कादर बख्श थे पंजाब घराने के। किस घराने के? पंजाब घराने के। अगर बात करें अल्लाह रखा की तो इन्हें 1977 में इन्हें मिला था पद्मश्री मिला था 1977 में। और फिर 1982 में संगीत नाटक अकादमी, 1982 में संगीत नाटक अकादमी 1982 में। ये भी याद रखना। दबाव मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? दबाव मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, एनीमोमीटर, आर्द्रतामापी। बताओ। अगर बात करें थर्मामीटर की, थर्मामीटर ये तापमान मापने के लिए। एनीमोमीटर किसके लिए? पवन की गति और दिशा मापने के लिए। और फिर आर्द्रतामापी ये वायु में नमी मापने के लिए, वायु में कितनी नमी है उसको मापने के लिए। अपना आंसर क्या होगा? बैरोमीटर, जो दबाव मापने के लिए। द्रव्य बूंद की संकुचित
होकर न्यूनतम क्षेत्र गिरने की प्रकृति का कारण क्या होता है? तो ये कारण होता है पृष्ठ तनाव। क्या होता है? पृष्ठ तनाव। ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? कौन था? वो था लॉर्ड हार्डिंग। कौन? लॉर्ड हार्डिंग। 1910 से 1916 तक 1910 से 1916 तक भारत का वायसराय। और इस अवधि के दौरान निम्न घटनाएं हुए। लॉर्ड हार्डिंग की अवधि के दौरान निम्न घटनाएं हुई। पहली हुई कि 1911 में, कब? 1911 में दिल्ली में राजधानी को स्थानांतरण। 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना। 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना। निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़े गए? नागरिकों के मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़े गए स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। किसके द्वारा? स्वर्ण सिंह समिति 1976 के 42वें संशोधन में। 42वां संशोधन 1976 में 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम में इन मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। 42वां संशोधन 1976 में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पीठ से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका उल्लेख है अनुच्छेद 130 में। अनुच्छेद 130 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 में। मुख्य पीठ है इसकी नई दिल्ली में। किसी वस्तु को पृथ्वी के केंद्र में लाया गया, केंद्र पर उस वस्तु का भार कितना होगा भाई? अनंत, पृथ्वी की सतह पर भार से अधिक, पृथ्वी की सतह पर भार के समान, या शून्य? कितना होगा भाई बताओ? तो ये होगा शून्य। कितना? शून्य। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, सर्वाधिक लिंगानुपात है केरल का। कितना है? 1084। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। और ठीक रोज़ रात को 9 बजे अपनी क्लास लगती है जीके जीएस स्पेशल एमटीएस के लिए। तो इस क्लास में जुड़ना ना भूलें, क्योंकि ये क्लास आपके सिलेक्शन के बहुत करीब आपको ले जाएगी। क्योंकि 25 में से 20 प्रश्न आपको इसी क्लास से देखने को मिलेंगे। अगर आपने आज से लेकर एग्ज़ाम तक रोज़ाना क्लासों को अटेंड किया तो समझ लेना एग्ज़ाम में 25 में से 20 प्रश्न तो इसी क्लास में से आएंगे 101% गारंटी के साथ। ये क्लास आपकी सिलेक्शन वाली क्लास साबित होगी। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। फिर मिलते हैं कल रात ठीक 9 बजे जीके ग्लोरी स्टडी चैनल पर। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लास को भी लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें।